नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। सरकार ने सामरिक तेल भंडार में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोड की शुरुआत की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्वर्ण विनिमय के लिए रूपरेखा प्रस्तावित की है। महामारी के बीच भारत ने ग्रामीण विकास में नवीन उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्य में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और इस अंक में बताएंगे कि तड़ित किस प्रकार से जानवरों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आइए विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामरिक तेल भंडार की, जिसमें सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड की शुरुआत की है। निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक निजी फर्म या संघ भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम यानी ISPRP के दूसरे चरण के तहत 2 नए भूमिगत कच्चे तेल भंडारण प्रतिष्ठानों को संचालित करेगा। आइए अब आपको बताते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम के बारे में। भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। इसके लिए नोडल निकाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा सदस्य देशों के लिए अधिदेशित 90 दिनों के अनिवार्य भंडारण की ओर बढ़ने और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने में सहायता करेगा। पहले चरण के तहत विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में कच्चे तेल के सामरिक पेट्रोलियम भंडार प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और नेशनल ऑयल कंपनी मंगलुरु में अपना तेल भंडारण करने के लिए पहले चरण में शामिल हुई हैं। दूसरे चरण के तहत ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में 2 अतिरिक्त सामरिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के बारे में। ये वर्ष 2004 में स्थापित एक विशेष प्रयोजन साधन है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। और अब बात करते हैं सेबी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्वर्ण विनिमय के लिए रूपरेखा प्रस्तावित की है। बाजार विनियामक सेबी के प्रस्तावित ढांचे में पीली धातु यानी सोने का कारोबार 1 किलोग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम मूल्य वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR के रूप में किया जाएगा। ये एक पारदर्शी घरेलू हाजिर कीमत अन्वेषण तंत्र निर्मित करने में सहायता करेगा। इसमें अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए 10 ग्राम और 5 ग्राम जैसे लघु मूल्य वर्ग के EGR की भी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त सोने की छड़ों के समान एक भारतीय श्रेष्ठ वितरण मानक स्थापित करना है। सोने की छड़ों को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS या LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपको बता दें कि स्वर्ण की खपत में चीन के बाद दूसरे स्थान पर होने के बावजूद वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति एक मूल्य प्राप्तकर्ता की ही बनी हुई है, यानी भारत मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स का लक्ष्य इस स्थिति को बदलना है। आइए अब आपको बताते हैं स्वर्ण एकत्रीकरण के लिए भारत द्वारा पहले किए गए प्रयासों के बारे में। भारत में परिवारों के पास बिना उपयोग किए हुए सोने को एकत्रित करने और स्वर्ण आयात के कारण चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना आरंभ की गई। इसके अलावा सोवेरन गोल्ड बॉन्ड योजना भी शुरू की गई। इस स्कीम के तहत आप कम से कम 1 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम सोने की खरीद कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने से आपको टैक्स छूट भी मिलती है। गोल्ड बॉन्ड में आपको सरकार सालाना 2.5% का ब्याज भी देती है, यानी आपको सोने की बढ़ती कीमतों के अलावा ब्याज भी अलग से मिलता है। अगली खबर ग्रामीण विकास से संबंधित है। महामारी के बीच भारत ने ग्रामीण विकास में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये ग्रामीण भारत में विकास और रोजगार के लिए संचालित कई पहलों या योजनाओं द्वारा संभव हुआ है। उदाहरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM। इससे सतत आजीविका संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण घरेलू आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। इसने सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों
सदस्यों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान की है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। इसके तहत मई 2019 में प्रतिदिन 1.22 करोड़ लोगों को कार्य उपलब्ध कराया गया था। 13 मई 2021 तक 2.95 करोड़ लोगों को कार्य प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 34 करोड़ 56 लाख श्रमिक दिवस सृजित हुए हैं। और तीसरी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसे वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दूर दराज के गाँव को प्रत्येक मौसम में उत्तम सड़क संपर्क प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सड़कों का कुल निर्माण वित्त वर्ष 2021 में 1795.9 किलोमीटर रहा, जो पिछले 3 वर्षों में अधिक है। ये आंकड़े 12 मई तक के हैं। और चौथी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये ग्रामीण भारत में वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी। ये इंदिरा आवास योजना का संशोधित रूप है। इस पर किया गया खर्च इस वित्तीय वर्ष में 5,854 करोड़ रुपए रहा, जबकि वर्ष 2020-21 में ये 2,512 करोड़ रुपए था। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्य में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। विधान परिषद के सृजन के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली वाला 7वां भारतीय राज्य बन जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इस तरह का प्रस्ताव पारित करती है। आइए अब आपको बताते हैं विधान परिषद और विधानसभा के बीच के अंतर को। विधान परिषद भारतीय राज्यों का उच्च सदन है, जिसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नाम निर्दिष्ट होते हैं, जबकि विधानसभा राज्य विधायिका का निम्न सदन है, जिसके सदस्य प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है, जबकि विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 होना चाहिए, जबकि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद इसे प्रस्तुत, संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि विधानसभा इसे प्रस्तुत, संशोधित, अस्वीकार कर सकती है। बजट के मामले में विधान परिषद चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। वहीं मांगों पर मतदान विधानसभा का विशेषाधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते, जबकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तड़ित किस प्रकार जानवरों की मृत्यु का कारण बन सकती है। जानकारी के मुताबिक असम में बामुनी पहाड़ियों पर कुछ हाथियों की तड़ित यानी वज्रपात से मृत्यु हो गई। तड़ित एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो झंझावात मेघों और धरातल के बीच या खुद मेघों के बीच ही असंतुलन से उत्पन्न होता है। तड़ित ज्यादातर मेघों के बीच उत्पन्न होती है। तड़ित कई तरह से जानवरों को क्षति पहुंचा सकती है और उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, जैसे प्रत्यक्ष दीप्ति यानी डायरेक्ट फ्लैश और साइड फ्लैश। जब तड़ित किसी लंबी संरचना जैसे वृक्ष से टकराती है तो ये एक साइड फ्लैश यानी पार्श्विक दीप्ति उत्पन्न कर सकती है, जो वृक्ष के नीचे खड़े जानवर को आघात पहुंचा सकती है। और तड़ित का तीसरा प्रकार है स्पर्श विभव यानी टच पोटेंशियल। यदि किसी लंबे जानवर के शरीर का एक हिस्सा भूमि के संपर्क में है और दूसरा हिस्सा ऊंचाई पर है और ये जानवर तड़ित से प्रभावित वस्तु के संपर्क में आता है, तब एक आंशिक धारा उसके शरीर से होकर गुजर सकती है। और चौथा है पग विभव यानी स्टेप पोटेंशियल। ये 4 पैर वाले जानवरों के बीच सबसे सामान्य तड़ित का खतरा है। जब किसी जानवर के आगे और पीछे के पैरों के बीच काफी अंतराल होता है तो कुछ परिस्थितियों में आंशिक धारा शरीर से गुजर सकती है, क्योंकि दोनों पैरों के बीच बढ़ते अंतराल के साथ विभवांतर बढ़ता है। विभवांतर जितना अधिक होगा, शरीर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे में हाथी जैसे जानवर और अधिक वल्नरेबल यानी सुभेद्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार लोगों को झंझावात और तड़ित के आसन्न खतरे के संबंध में चेतावनी देने के लिए एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल प्रणाली विकसित कर रही है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने तड़ित गतिविधियों की निगरानी के लिए दामिनी नामक एक ऐप विकसित किया है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS और आश्रम विद्यालयों के डिजिटल रूपांतरण में सहायता करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों यानी EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा और रोजगार में अवसरों का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके साथ ही 50% से अधिक ST जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA। भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 2 कोविड दवाओं बुडेसोनाइड और डेक्सामेथासोन की कीमतें निर्धारित की हैं। NPPA औषध विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। ये इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश DPCO 1995 या 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन और उन्हें लागू करने का कार्य करता है। ये केवल उन उपकरणों और उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत औषधि के रूप में परिभाषित किया गया है। एस्क्रो खाता। हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक एस्क्रो खाते में इसके द्वारा जमा किए गए 6085 करोड़ रुपए आहरित करने की अनुमति प्रदान की है। एस्क्रो खाता एक ऐसा खाता है जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा निधियों या आस्तियों को ट्रस्ट में रखा जाता है, जबकि 2 या 2 से अधिक पक्षों द्वारा लेन देन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ये दायित्वों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित अनिश्चितता को नियंत्रित करने और लेन देन के प्रकार के आधार पर नकदी प्रतिभूतियों और अन्य कोलेट्रल की कस्टडी की सुविधा जैसे लाभ प्रदान करता है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने हाल ही में एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 12 से अधिक देशों में हिम तेंदुओं का 70% से अधिक पर्यावास स्थल अशोधित है। हिम तेंदुए भारत में पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में पर्यावासित हैं। हिम तेंदुओं को IUCN रेड डेटा सूची में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के अलावा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। इसके संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। WWF इंडिया ने लद्दाख में कारगिल, उत्तरी सिक्किम और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर। ईरान ने सिमोर्ग यानी पौराणिक फारसी पक्षी के नाम से अभी तक का अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ये पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटरों की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड, ट्रैफिक और मौसम डेटा और छवि प्रसंस्करण यानी इमेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसकी प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है और ये 2 महीने में 1 पेटाफ्लॉप तक पहुँच जाएगी। एल्डर लाइन। वर्तमान कोविड महामारी के संदर्भ में वृद्धजनों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एल्डर लाइन परियोजना के तहत प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर आरंभ किए हैं। एल्डर लाइन टाटा ट्रस्ट और NSC फाउंडेशन की सहायता से संचालित एक सुविधा है। ये सुविधा पहले से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे 5 बड़े राज्यों में आरंभ की जा चुकी है। कातकारी जनजाति। कातकारी जनजाति 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTGs में से एक है। ये महाराष्ट्र में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। उन्हें उनके पुराने व्यवसाय कत्था बनाने के कारण कथोड़ी भी कहा जाता है। कत्था गाढ़ा रस या अर्क है जो बबूल की एक किस्म खैर की लकड़ी से बनाया जाता है। हाल ही में उनमें से कुछ भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज जैसे गिलोय आदि एकत्रित करने के कार्यों में जुड़े हुए हैं।
आइए अब बात करते हैं समाचारों में रहे स्थानों के बारे में। फरजाद बी गैस क्षेत्र। भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस क्षेत्र को खो दिया है। इस विशाल गैस क्षेत्र को विकसित करने का अनुबंध ईरान ने एक स्थानीय कंपनी को दे दिया है। ये फारस की खाड़ी में स्थित एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ये भारत के सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की विदेशी निवेश शाखा OVL द्वारा वर्ष 2008 में फारसी अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक पर खोजा गया था। सुडानो सहेलियन जोन। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य है, क्योंकि अफ्रीका के इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादन खतरे में है। अर्धशुष्क सुडानो सहेलियन जोन सहारा रेगिस्तान और आर्द्र गिनी क्षेत्र के बीच स्थित है और अटलांटिक से लाल सागर तट तक फैला हुआ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।